इस वीडियो में पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। पार्ट 2 में 4 चैप्टर्स हैं, लेकिन इस वीडियो में 2 चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2 अ वैल्यू इन्वेस्टमेंट फिलोसफी, चैप्टर 5 डिफाइनिंग योर इन्वेस्टमेंट गोल्स। वॉरेन बफे बोलते हैं इन्वेस्टिंग का पहला रूल है कि अपना पैसा कभी मत खोना, और दूसरा रूल है पहला रूल कभी मत भूलना। तो ऐसे ही ऑथर भी बोलते हैं कि लॉस को अवॉइड करना ही मेन गोल होना चाहिए इन्वेस्टर का। अगर आप लॉस को अवॉइड कर सकते हैं तो कुछ अच्छा ही होगा फ्यूचर में। और जैसे कि आपको अब तक पता चल भी गया होगा कि किसी भी इन्वेस्टमेंट के रिस्क इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने उस इन्वेस्टमेंट के लिए कितना प्राइस पे किया है। जितना ज़्यादा प्राइस पे किया है उतनी ज़्यादा रिस्की है, जितना कम किया है उतनी कम रिस्की है। आमतौर पे यही माना जाता है और हमें सिखाया भी ये जाता है कि हाई रिस्क हाई रिटर्न, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो लो रिस्क हाई रिटर्न वाली है, और कंपाउंडिंग बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसीलिए वैल्यू इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म पे फोकस करते हैं ताकि आपकी रिटर्न्स अच्छी हो सके। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, 6% एनुअल रिटर्न अगर आप 30 साल तक कमाएंगे तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 5.7 टाइम्स हो जाएगी। और अगर 8% रिटर्न 30 साल तक लगातार कमाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट 10 गुना हो जाएगी। और अगर 20% रिटर्न आप एनुअली कमाएंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट 237 टाइम्स हो जाएगी 30 साल में। तो सुनने में तो 20% रिटर्न काफ़ी थोड़ी लगती है, लेकिन 30 साल में इसका इफेक्ट देखो कितना है। आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो 237 टाइम्स हो गई है, मतलब 1 लाख रुपए के 2.37 करोड़ रुपए हो गए हैं। लेकिन ऑथर ये भी बोलते हैं कि अगर कोई बड़ा लॉस हो गया आपको तो उसे रिकवर करना भी बहुत मुश्किल है, फिर कंपाउंडिंग भी आपकी मदद नहीं कर पाएगी। एक लॉस भी आपके पूरे इन्वेस्टमेंट रिजल्ट खराब कर सकता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक इन्वेस्टर है जो 16% एनुअल रिटर्न कमा रहा है 10 साल के लिए, और फिर एक दूसरा इन्वेस्टर है जिसने 9 साल तक लगातार 20% रिटर्न कमाई है, लेकिन जो 10वां साल था उसमें उसे 15% लॉस हो गया। तो जो 16% वाला बंदा है उसके पास ज़्यादा पैसे होंगे 10 साल बाद उस बंदे से जो 9 साल तक 20% रिटर्न कमा रहा था, लेकिन बस एक लॉस हुआ उसे, वो भी सिर्फ 15% का। तो इसलिए लॉस को अवॉइड करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको ज़बरदस्त रिटर्न्स चाहिए। ये चैप्टर इन्वेस्टमेंट गोल्स के ऊपर है। तो ऑथर बोलते हैं कि अगर आप सेट कर रहे हो कि मुझे इतनी रिटर्न चाहिए इस साल में, तो वो अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ एक गोल सेट कर रहे हो कि मुझे इतनी रिटर्न चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए वो तो आपको पता ही नहीं, वो तो आपको आता ही नहीं, और उसके बारे में आप इतना सोच नहीं रहे, जबकि वो सोचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से आएगी इतनी रिटर्न। तो जो अच्छी चीज़ है करने की वो ये है कि आप एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच फॉलो कर सकते हो। रिटर्न्स खुद ब खुद आ जाएंगे टाइम के साथ आपके पास, बस सिर्फ आपको अपनी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी फॉलो करनी है, चाहे कहीं पे कुछ हो रहा हो। रिटर्न पे कुछ फोकस मत करो। रिटर्न टारगेट करने में एक और दिक्कत है, बंदा फिर ना स्टॉक का अपसाइड पोटेंशियल ही देखता है, डाउनसाइड पोटेंशियल नेग्लेक्ट कर देता है। बंदा फिर यही सोचता रहता है सारा टाइम कि स्टॉक इतने ऊपर चली जाएगी तो मुझे इतना % प्रॉफिट हो जाएगा, ये वाली इतने % चली जाएगी तो मुझे इतने का प्रॉफिट हो जाएगा। ये नहीं सोचता कि भाई जब नीचे चली गई है तो इतने का लॉस भी तो हो जाएगा। तो रिटर्न को टारगेट करने की बजाय आप रिस्क को टारगेट करो, लॉस अवॉइडेंस को टारगेट करो, और इसी का नाम फिर वैल्यू इन्वेस्टिंग है। इस चैप्टर में इतना ही। चैप्टर 6 वैल्यू इन्वेस्टिंग, द इम्पोर्टेंस ऑफ अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है? वैल्यू इन्वेस्टिंग वो डिसिप्लिन होता है कि सिक्योरिटीज़ को सिर्फ तब खरीदना जब वो अपनी अंडरलाइंग वैल्यू से अच्छे खासे डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही हो, ताकि आपको अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल सके, और फिर उन्हें होल्ड करके रखना जब तक उनकी वैल्यू रियलाइज ना हो सके। तो इसमें चैलेंज क्या है? सबसे बड़ा चैलेंज वही है, डिसिप्लिन मेंटेन करना, जो कि ज़्यादातर लोग कर नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही सुनसान रास्ता है जिस पे ज़्यादातर लोग नहीं चलते। और वैल्यू इन्वेस्टर्स की परफॉर्मेंस कई बार बहुत ही पुअर होती है अगर उन्हें दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ कंपेयर करें या मार्केट के साथ कंपेयर करें, तो इसलिए भी लोग छोड़ के भाग जाते हैं बीच में ही कि परफॉर्मेंस तो आ नहीं रही। लेकिन अगर वो इंतज़ार करें, आखिर तक रुके रहें, तो उनके जैसी रिटर्न्स किसी की नहीं होंगी। वॉरेन बफे वैल्यू इन्वेस्टिंग को बेसबॉल के साथ कंपेयर करते हैं। वो बोलते हैं कि आपको इंतज़ार करना चाहिए जब तक आपके पास परफेक्ट पिच ना आए, और तब तक हिट नहीं करना बॉल को जब तक परफेक्ट पिच नहीं आती। परफेक्ट पिच वो अंडर वैल्यूड स्टॉक को बोल रहे हैं, और जितनी ज़्यादा स्टॉक अंडर वैल्यूड होगी उतना ही बढ़िया होगा। ऑथर बोलते हैं कि जो वैल्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़ होल्ड करना पसंद करते हैं, चाहे दूसरी सिक्योरिटीज़ बेच के ही क्यों ना खरीदना पड़े, और जो बेची हैं चाहे उन पर लॉस ही क्यों ना रियलाइज़ करना पड़े। और जब आप वैल्यूएशन करते हैं तो आप कंजर्वेटिवली करें, वर्स्ट के सिनेरियो को भी वेटेज दें, क्योंकि जितना ज़्यादा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उतना ही अच्छा है और उतनी ज़्यादा रिटर्न भी होगी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कल को कुछ अनहोनी हो जाए या फिर आपकी किस्मत ख़राब है, आपसे कोई गलती होगी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने में, तो ताकि वो उन सब चीज़ों का ध्यान रख सके। लेकिन अगर आपने अंडरलाइंग वैल्यू के इक्वल पे कर दिया तो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो है ही नहीं।
मान लो आपने अंडरलाइंग वैल्यू गलत निकाली हो तो लॉस होएगा फिर। और दुनिया बहुत जल्दी चेंज हो रही है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरूरी है। ऑथर बोलते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है वैल्यू इन्वेस्टिंग का, वो ये है कि जब सब लोग बेकार परफॉर्म कर रहे होते हैं तब आप बढ़िया परफॉर्म कर रहे होते हो। जब मार्केट डिक्लाइन करती है तो सबसे अच्छा आप ही परफॉर्म कर रहे होते हो। तो समझ जाना कि हाँ आप वैल्यू इन्वेस्टिंग ही कर रहे हो, क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि कौन बंदा नंगा स्विमिंग कर रहा है जब तक लहरें खत्म ना हो जाएं और पानी स्टिल ना हो जाए। तो जब मार्केट डिक्लाइन होती है वो सबसे बेस्ट टेस्ट होता है कि आपकी फिलॉसफी वैल्यू इन्वेस्टिंग है या नहीं, ये पता करने का। वैल्यू इन्वेस्टिंग इसलिए सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है क्योंकि वो मानती है कि मार्केट्स इनएफिशिएंट है, मतलब एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस नहीं एग्जिस्ट करता। लेकिन स्कूल और कॉलेजेस में हमें पढ़ाया जाता है कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस एग्जिस्ट करता है। तो अब कौन सच्चा है? तो मुझे तो लगता है कि यही सच्चे हैं जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि वॉरेन बफे ने द सुपर इन्वेस्टर्स ऑफ ग्राहम एंड डॉट्सविल जो आर्टिकल था जिसके बारे में मैंने द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के एंड में बात की थी, जो मैंने आपको कहा था कि आप पढ़ना ज़रूर, उसमें वॉरेन बफे ने 9 इन्वेस्टर्स के नाम बताए थे जो कि बेंजामिन ग्राहम की फिलॉसफी फॉलो करते थे और जिन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। तो अगर अकेडमिशियन सही होते तो वो 9 इन्वेस्टर्स सक्सेसफुल ना होते। और फिर ऑथर ये भी बोलते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग जो शब्द है इसका बहुत ही गलत यूज़ भी होता है। ये 1980s में शुरू हुआ था काम, जब बर्कशायर हैथवे के वॉरेन बफे पॉपुलर हुए थे और जब म्यूचुअल सीरीज फंड के माइकल प्राइस और मैक्स हाइन मशहूर हुए थे जिनके अंडर सेथ क्लारमैन ने काम किया था। सिक्वेया फंड के बिल रुआन और रिचर्ड गनिफ पॉपुलर हुए थे। तब मीडिया ने पूरी हाइप में टर्म उड़ाई थी और उसके बाद से बहुत सारे लोग खुद को क्लेम करने लगे कि हम वैल्यू इन्वेस्टर हैं, जबकि ऑथर बोलते हैं वो वैल्यू इन्वेस्टर नहीं है, वो वैल्यू प्रिटेंडर्स हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग समझना तो आसान है लेकिन इसे फॉलो करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको पेशेंस, डिसिप्लिन और जजमेंट चाहिए। डिसिप्लिन आपको उन बॉल्स को अवॉइड करने के लिए चाहिए जिन पे आप कैच आउट हो सकते हो, और पेशेंस आपको सही बॉल का इंतजार करने तक का चाहिए, और जजमेंट आपको चाहिए ये पता लगाने के लिए कि ये बॉल सही है कि नहीं, इस पे मुझे बल्ला घुमाना है या नहीं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।